My dear students, here I stood before you once again to make you aware and more alert about a very significant issue of your environment section, which contains a large part of nowadays academic and competitive exams. Environment, geography, economy means multidimensional aspect having title forest. तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जंगल पर्यावरण, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा तत्व वर्तमान परिवेश में बना हुआ है। खास करके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और मौसम परिवर्तन, ओजोन डिप्लेशन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम को देखते हुए ये जो कंटेंट है फॉरेस्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको डिफरेंट लेवल पर देखने, जानने और समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली जो फॉरेस्ट और माउंटेन एरियाज थे, वहाँ जो रिसोर्सेज था, उसका ऑनरशिप एक तरह से वहाँ के जो लोकल्स थे, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी के नाम से जाना गया, उनके हाथ में रही। जो मेन स्ट्रीम प्लेन रीजन के जो बड़े बड़े राजे होते थे, महाराजे होते थे, किंग्स होते थे, इंपीरियर होते थे, वो डायरेक्ट फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया से रिसोर्स ऑब्टेन नहीं करते थे, बल्कि वह वहाँ के चिफ्टन्स जो होते थे, कबीले के जो सरदार होते थे, उनको भी अपना ऑर्डर प्लेस करते थे। और एक तरह से एक कहिए कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो इंडिया में था ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली, वो फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया का ऑनरशिप वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स जो थे, नेचुरल शेड्यूल ट्राइब के लोग, आदिवासी लोग, वनवासी लोग, उनको दे के चलते थे। और माउंटेन और फॉरेस्ट के रिसोर्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी यूज करता भी था, तो उनको सम्मान देते हुए ऑर्डर उनके चीफनेट्स को, उनके सरदार को प्लेस करते थे, और उनका सरदार जो था वो उसको सप्लाई करता था मेन स्ट्रीम सोसाइटी को। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनको इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स का उन्होंने एक सर्वे कराया, और उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत लार्ज स्केल पर ऐसे डेंस फॉरेस्ट हैं जहाँ से टिम्बर या इमारती लकड़ियाँ बड़ी मात्रा में मिल सकती है। और आप याद करिए, वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन शुरू की है, सबसे पहले बंगाल में 1765 में। तो उस समय ब्रिटिश का जो ओवरसीज ट्रेड था और जो उनका इंटरनेशनल लेवल पर सारे महासागरों में तैनात जो नौसेना थी, उसके लिए लार्ज स्केल पर ए लॉट ऑफ नंबर क्या था, उनको जहाज की ज़रूरत थी। और उन जहाज़ों के निर्माण का उस समय जो मेन रिसोर्स था वो लकड़ी ही था, टिम्बर ही था। तो जहाज रानी ब्रिटिश ट्रेड के लिए जहाज बनाने में, और फिर ब्रिटिश नौसेना की ज़रूरत को पूरा करने में, लार्ज स्केल उनको टिम्बर की जो जरूरत थी उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया इंडिया के फॉरेस्ट से। अब ये सब करने के लिए उनको विभिन्न तरह के दौर से गुजरना हुआ। तो वहां के लोकल लोगों का जो नैतिक अधिकार माना जाता था जंगल और पहाड़ पर, इसके विपरीत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वनों के ऊपर सीधा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप वनवासी आदिवासी का संघर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत में पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जंगलों और पहाड़ों के मालिक वहाँ के जो मूल निवासी थे, आदिवासी, उनको माना जाता था। और मुख्य धारा के जो समाज थे, प्लेन एरियाज के जो बड़े बड़े इंपीरियर्स और किंग्स थे, या जो सोसाइटी थी, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ का जो चिफ्टेंस होता था, सरदार होता था आदिवासियों के कबीले का, वो माउंटेन के और जंगल के रिसोर्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी को सप्लाई करता था। मतलब नियंत्रण उनका होता था, मालिकाना हक जंगल और पहाड़ पर उनका होता था, आदिवासियों का। इंडिया के ट्रेडिशनल अरेंजमेंट में ये बात थी।
जब ब्रिटिशर्स आए और 1765 के बाद बंगाल जब उनके हाथ में आया, तो उन्होंने जंगलों के अंदर इंक्रोचमेंट, माउंटेन के अंदर इंक्रोचमेंट मिनरल्स के लिए और टिम्बर के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियस रिवॉल्यूशन शुरू होने के दौर में था या शुरू लगभग हो चुका था। वो ओवरसीज मार्केट के मेन स्ट्रीम लीडिंग प्लेयर बन चुके थे, तो मैन्युफैक्चरिंग का लेवल उनका बहुत हाई था और रॉ मटेरियल के रूप में उनको ये बेहतर संसाधन नजर आया पहाड़ों के अंदर और जंगलों के अंदर। तो वे वहाँ सीधा एंट्री करने का प्रयास किया, आदिवासियों ने उनका भारी विरोध किया, फलस्वरूप भारत में आदिवासियों का इनका संघर्ष शुरू हो गया और उसका एक लंबा इतिहास है, तिलका मांझी से लेके बिरसा मुंडा से लेके अलमुरी सीताराम राजू तक।